पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे राजा, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने भारत को जीने की एक नई वजह दी, जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी। कहा जाता है कि मुगलों के भारत पे राज करने के पहले पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया था। पृथ्वीराज चौहान वो राजा है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के साथ काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें सबसे बड़ी लड़ाई थी उनकी तराइन के युद्ध मोहम्मद घोरी के साथ। आज जब हम पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं तो काफ़ी सारे जो उनके बारे में फैक्ट्स है, जो हिस्ट्री है, वो करप्टेड हिस्ट्री हमें पता चलती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवर्दई ने लिखी थी। चंद्रवर्दई इस टेक्स्ट में कहते हैं कि वे पृथ्वीराज चौहान के बचपन से मित्र थे, पर कोई और टेक्स्ट चंद्रवर्दई का नाम भी नहीं लेता। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर्दई ने वो एक फेमस लाइन भी लिखी है, 4 हाथ 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान ना चुके चौहान। इस लाइन के फेमस होने के बाद जितने भी हिस्टोरियंस हैं, चाहे वो विदेशी हो या हमारे खुद के ही देश के क्यों ना हो, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया बना दिया पृथ्वीराज चौहान पे। पर पृथ्वीराज रासो में बहुत सारी मिस्टेक्स है और इसी चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं वीरेंद्र सिंह राठौर से, जो कि पृथ्वीराज चौहान के लाइफ पे एक्सपर्ट है। इस कॉन्वर्सेशन में हमने कई सारी बातें की है, जैसे पृथ्वीराज चौहान का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही कम उम्र में राजपाट संभाल लिया था। उन्होंने युद्ध किस तरह से लड़े, उन्होंने अपना राजपाट किस तरह से संभाला। इस पूरे एपिसोड का ये पार्ट 1 है। इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ पृथ्वीराज चौहान पे। इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की दुश्मनी के बारे में, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मोहम्मद घोरी को हराया और किस तरह से उनकी मृत्यु भी हुई। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही और कई सारे हिंदू राजाओं के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में, रानियों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा। So, hello Virendra Singh Rathore जी, thank you so much for coming on the show. It's a huge honor। मतलब मैंने आपकी बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, बुक हाफ वे डाउन मैं बुक पढ़ चुका हूँ। एंड मैंने आपको ऑफ द कैमरा भी बताया कि इट्स सच एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में, एंड ऐसा नहीं है कि इट्स वन साइडेड बुक, आपने हर एंगल को बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया है और बहुत ज्यादा रिसर्च गई है इस बुक में। आई वुड जस्ट शो द बुक टू एवरीवन। दिस इज द बुक। मैंने तो काफी सारे टैब्स भी लगा दिए जो मेरे इंटरेस्टिंग, मुझे सबसे पार्ट्स लगे थे। यू कैन गो आउट देयर, बाय दिस बुक। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, बिकॉज फर्स्टली बिकॉज उसमें रिसर्च इतना ज्यादा गया, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द पर्सन जिसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, दैट इज पृथ्वीराज चौहान। सो पृथ्वीराज चौहान पे हम बात करते हैं, बट बिफोर दैट वीरेंद्र सिंह राठौर जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। ह्यूज वेलकम। थैंक यू सो मच। सो सर, जब हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो एक तो ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत होता है कि क्योंकि हमारा इतिहास इतना ज्यादा ह्यूज है, इतना ज्यादा लंबा है और बड़ा है कि किसी भी तरह की हिस्ट्री हम लेते हैं, किसी भी किंग की या क्वीन की, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको एक तरह से हम लेजेंड बना देते हैं, मिथ बना देते हैं, क्योंकि उसमें इतनी सारी स्टोरीज ओवर द टाइम ऐड हो जाती है। एंड पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी भी कुछ इस तरह से ही है। काफी ज्यादा लोगों ने करप्ट कर दिया है उस हिस्ट्री को। जो रियल स्टोरी थी वो कहीं उन सब करप्टनेस के नीचे दब गई है। तो आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, काफी सारे मिथ्स डिबंक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को सर। एंड सबसे पहली चीज जहां से ये स्टोरी हम स्टार्ट कर सकते हैं वो होगा पृथ्वीराज चौहान की बर्थ से। लाइक ये स्टोरी कहाँ चालू होती है, किस तरह से शुरू होती है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं। 12वीं सदी ईस्वी, द 12th century AD, इंडियन, लेट्स नॉट से होल ऑफ इंडिया, केवल उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया नो लॉन्गर हैड एनी सेंट्रल इंपीरियल पावर। ये हर्षवर्धन और कुछ हद तक आप प्रतिहारों का साम्राज्य देख ले तो उसके बाद में कोई भी केंद्रीय शक्ति ऐसी नहीं थी जो पूरे भारत को या कम से कम उत्तर भारत को एक करके रखती। तो उस समय क्या होता है, सॉर्ट ऑफ बाल्कनाइजेशन की अलग अलग राज्य बने। जो प्रतिहारों के सामंत थे कई, उनके राज्य बने, और ऊपर कश्मीर पहले से अलग राज्य चल रहा था। तो वैसी परिस्थिति थी कि वंशों के आधार पर
छोटे बड़े अलग अलग राज्य भारत में उस समय थे. देयर वाज नो सेंट्रल हम्म, इंपीरियल पावर. दैट इज द बैकग्राउंड जिसमें हम 12वीं सदी के चौहानों को रख सकते हैं, और उसी correct, बैकग्राउंड में चौहानों की जो पावर थी वो एक्सपेंड हुई थी. हम्म, Now, coming to the birth, there are multiple theories around his right, birth, coming from multiple texts. I did try to, deal with the subject in a very detailed manner. एक पूरा हम्म, का पूरा अध्याय मैंने उसी के ऊपर right, लगाया कि बर्थ हुई कब है, क्योंकि उस पर भी कंट्रोवर्सी आ जाती है. correct, तो जितना मैंने पाया अलग अलग तरह से देख के, आई हैव प्लेस्ड इट इन द ब्रैकेट ऑफ 1162 to 63 एडी. ठीक है. हम्म, और इनका जन्म हुआ है पाटन में, जो गुजरात में है. आप right, बहुत लोग जानते होंगे. तो जिस समय इनका जन्म हुआ, ये उस समय अपने पिता के ननिहाल में थे. इनका correct, ननिहाल तो नहीं था. इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था. सोमेश्वर चौहान का वो ननिहाल था, जो पाटन का हम्म, चालुक्य का राज्य था. तो वहां से थे. और पृथ्वीराज की जो माता है, कांचन कर्पूरी देवी, correct, ये उस समय, जिसे आप कह सकते हैं, त्रिपुरी का एक राज्य है, जहाँ कलचुरियों का राज्य था. तो कलचुरी okay, राजवंश से वो थी. तो इनका विवाह हुआ था सोमेश्वर चौहान से. दैट्स द वेडलॉक आउट ऑफ व्हिच पृथ्वीराज वाज बोर्न. तो okay, जन्म के उनके जन्म के करीब 1.5 साल बाद में फिर उनके छोटे भाई हरिराज का जन्म होता है. एंड दे गॉट द टिपिकल ट्रेनिंग विच एनी इंडियन रॉयल वुड गेट एट दैट टाइम. मतलब उनको दर्शन, मीमांसा, मिलिट्री ट्रेनिंग और संगीत, पुराण वगैरह सब कुछ जो right, किसी रॉयल को सिखाया जाता है, दैट वुड बी देयर. और देयर वाज वन पिक्युलियरिटी जो कि कई ग्रंथों में मिलती है पृथ्वीराज के बारे में. हम्म, He has been called Ajanubahu. Now, हाँ, what that means is someone who has his arms pretty long, almost reaching the okay, knees. oh wow, ये जो what do you call it, पिक्चराइजेशन जो है, पोर्ट्रेल, हम्म, ये आता है, comes from Lord Ram. He has been okay, called Ajanubahu. So in a way to compare, एक अलंकार देने के लिए बाद के okay, कई ग्रंथों में पृथ्वीराज को भी. and it actually, the reason why it's not completely false is, he is known for his archery skills, Prithviraj Chauhan. हम्म, So it ties up with the archery skills, his being Ajanubahu, the long arms. तो right, एक वो क्वालिटी थी. बाकी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और मजे, खेल कूद, मस्ती मजाक बहुत पसंद था. एंड ही वुड लव राइडिंग हॉर्स एंड गोइंग फॉर हंट्स. और या दैट्स प्रीटी मच अबाउट दी चाइल्डहुड. पर पहले जो शुरू के 6 साल थे उनके, वो पाटन में ही गुजरे. okay, बट लेटर ऑन, क्योंकि उस समय तक अजमेर का जो सिंहासन था चौहानों के राज्य का, हम्म, वहाँ सोमेश्वर के बड़े भाई और उनके जो उनसे पीछे के जो राजा थे वो राज्य कर रहे थे. ग्रेजुअली, कॉल इट पॉलिटिकल, यू नो, कंट्रोवर्सीज या आपस की लड़ाई या जिस भी रीजन से, वन बाय वन ऑल दी कंटेंडर्स वर गॉन. तो जो right, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, दे इनवाइटेड हिज फादर सोमेश्वर चौहान इन, आई वुड से, आई थिंक 1168 और 69 एडी, हम्म, कि आप आके राज्य लीजिए, बिकॉज देयर इज नो अदर कैंडिडेट लेफ्ट. सो दैट्स correct, हाउ द फैमिली ट्रैवल्ड फ्रॉम पाटन टू अजमेर. और उस समय से फिर पृथ्वीराज वहीं अजमेर में रहे. Yeah. got it. सो सर, जब हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं तो एज आपने बुक में भी मेंशन किया है, अभी भी आपने मेंशन किया कि बहुत सारे वेरियस टेक्स्ट है, एंड इन सब टेक्स्ट में सबसे ज्यादा जो फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल जो है वो पृथ्वीराज रासो है. एंड जहां तक मुझे पता है, मतलब जो मैं इस एपिसोड के लिए रिसर्च कर रहा था, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है. एंड चंद्रवर्दी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कहा है कि मैं पृथ्वीराज चौहान का बेस्ट फ्रेंड था, मतलब बचपन से मैं उनका दोस्त रहा हूँ, पर किसी और टेक्स्ट में उनका मेंशन नहीं है. और जब वो पृथ्वीराज रासो में भी लिखते हैं, वो एक फेमस लाइन जो है कि 4 हाथ अंगुल प्रमाण, ऐसी एक लाइन है, आई कैन नॉट Right. ऑब्वियसली प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, बट Yeah. वहां पे भी उन्होंने मेंशन किया है कि वो इंसिडेंट होता है, पृथ्वीराज चौहान हैज किल्ड मोहम्मद गोरी, एंड उसके बाद में अफगान, वो जो मोहम्मद घोरी के जो लोग होते हैं वो आके पृथ्वीराज चौहान को मारने वाले होते हैं. तो पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई मार देता है और पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई को मार देता है, एंड देन ही इज राइटिंग द टेक्स्ट.
मतलब वो इतना Yeah, ज्यादा करप्शन हुआ है एक तरह से टेक्स्ट का। तो yeah. पहले आप ये बता सकते हैं कि मतलब कितने सारे टेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान पे, और क्यों ये करप्शन हुआ है, कैसे हुआ है ये करप्शन? श्योर श्योर। देखिए, होता क्या है, इतिहास जब जैसा घटित हुआ, उसके बाद में आगे जो लोग आते हैं हमारे और उस इतिहास के बीच में, यहाँ पृथ्वीराज के केस में देखें तो 800 साल निकल जाते हैं। राइट। बीच में जितने लोग आए हैं, दे हैव ट्राइड टू मेक सेंस विद दैट हिस्ट्री और टू मेक टर्म्स विद दैट हिस्ट्री इन देयर ओन वेज। तो अपने राइट। तरीके से उन्होंने उस इतिहास को समझने और समझाने का प्रयास किया है। सम हैव राइट। ट्राइड टू डाइजेस्ट इट इन द वे विच सूटेड देम। तो उस चक्कर में फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उन तथ्यों को आगे लाके रखा। दूसरी बात आती है ह्यूमन साइकोलॉजी की। देखिए, जो इतिहास है जो घटित हुआ, वास्तव में इट इज अ बिट वनीला एट टाइम्स, एंड आई वुड नॉट से एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि जो जनरल पॉपुलेशन है, जो हमारा समाज है, वो उस इतिहास से रिलेट कर सके, that's not quite feasible at times. लोग relate नहीं कर पाते हैं. So what the later bards or poets would do is they would infuse fiction, और जो हम आजकल मसाला कहते हैं, हाँ। into that vanilla history to make it interesting for people to receive it. और ऐसा नहीं कि ये, I mean, you can't call it inherently a bad thing to do, but राइट। फिर वही है, it's a catch-22. You want people to receive a message and to make it more receptive, you basically distorted the message. तो ये राइट। प्रॉब्लम करीब करीब सभी टेक्स्ट में रहती है। तीसरी बात आ जाती है, जो लिखने वाला या बताने वाला है, द ट्रांसमीटर, उसका अपना एक बैकग्राउंड और एक बायस होता है। तो वो उस अनुसार, जैसे आप जितने भी जैन ग्रंथ देखेंगे, जैनों का जो एपिसेंटर था ये चालुक्यों के राज्य में था, गुजरात, साउथ राजस्थान, उस राइट। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो उनका क्या था कि आई वोंट कॉल इट एन एक्सप्लिसिट हेट्रेड, लेकिन उन्होंने, क्योंकि चालुक्यों के पेट्रनेज में थे ज्यादातर जैन आचार्य, धर्म का प्रचार प्रसार वहां से होता था, तो दे वुड हैव एन इनहेरेंट बायस। तो जितने भी प्रतिद्वंदी राजा थे, फिर उनका थोड़ा नेगेटिव पोर्ट्रेल आ जाता है। किसी के करेक्ट। बारे में कह दिया जाता है कि उसको, हमारे फला चौहान राजा को हमारे राजा ने बांध लिया और बांध कर अजमेर में उससे छाछ बिकवाई। आई मीन, राइट। दे रिटन थिंग्स लाइक दैट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा कैसा बायस आता है। तो रासो इसी तरह की एक स्टोरी है। द ओनली डिफरेंस बीइंग, रासो में एक तो जो काव्य है वो इस तरह का है कि लोगों ने उससे बहुत ज्यादा रिलेट किया है। दूसरा, टाइम टू टाइम डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स और कंपल्शंस हैव मेड अमेंडमेंट्स और ऑगमेंटेशंस टू रासो। उसमें समय समय पे बदलाव और जुड़ाव हुए हैं। अब रासो करेक्ट। किसी एक समय पर किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। सबसे पहली ओ बात तो वाह। ये समझ लीजिए। इसको सदियों तक धीरे धीरे इसमें जोड़ा गया है, इसमें बदलाव किए गए हैं। दैट्स द रीजन आपको इसके 4 recensions दिखते हैं। देर आर करेक्ट। 4 broad versions and there are hundreds of manuscripts, if not hundreds, at least 70-80 manuscripts that I know of. तो इतना ज्यादा किसी टेक्स्ट का, जिसे आप कहेंगे रेवोल्यूशनाइज होना, तो वहां पर ये सब चीजें आ जाती है कि किस, अब सपोज अब किसी एक आगे की 16वीं 17वीं सदी में अगर कोई एक वंश बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत डोमिनेंट है, व्हाट दे डू इज they'll have पृथ्वीराज रासो मॉडिफाइड टू एन एक्सटेंट, कि जहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन था थोड़ा बहुत, उसे थोड़ा एम्पलीफाई किया जाए, अकॉर्डिंगली रासो मॉडिफाई हो गया। तो इस तरह की चीजें भी हुई है रासो के साथ। so that's how it वाह। ended up where it is. बट गॉट यस, इट। गॉट इस तरह की चीजों से ही आप कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पॉपुलर हुए हैं। या इट। गॉट इट। हम ठीक है, ये हमने बात की अबाउट रासो, अबाउट पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, बट वो एक रूलर बनते हैं, एक किंग बनते हैं बहुत ही यंग एज में, एट द एज ऑफ 13 और 14, राइट? या फ्रॉम 62 to, या यू कैन से 15-16 years. या ओके। राइट, ओके। सो टीनेज ईयर्स में बेसिकली वो किंग बन जाते हैं। दैट्स राइट। किस तरह के उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े इस पीरियड में, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर बिकमिंग अ किंग, मतलब इतने यंग एज पे, एंड व्हेन देयर इज अ थ्रेट ऑफ मोहम्मद घोरी एज वेल, देयर इज चालुक्य, जो उनके एक तरह से कह सकते हैं एनिमिटी थी। तो किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए उस टाइम? राइट।
So in a way, the Chauhan kingdom was a bit lucky कि जिस हम्म। समय सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होती है उस समय तक पृथ्वीराज और उनके भाई टीनेज में आ गए थे। कुछ राइट। साल पहले होता तो बहुत समस्या हो सकती थी पूरे चौहान वंश के लिए। ओके। क्योंकि होता क्या है, द मिडिवल नॉर्म्स आर लाइक, आप अगर 14 साल के आसपास आ जाते हैं तो हम्म। आपको आर्मर लगाया जा सकता है, यू कैन ओ वेयर वाओ। आर्मर। the moment you can wear armor, that's when, according to the medieval norms, I'm saying, तभी आप माना जाता है कि हाँ अब ये लड़का लड़ाई करने लायक है, अपनी रक्षा ओके। करने लायक है, अब ये बच सकता है, सरवाइव कर सकता है, सो वी कैन हम्म। ब्रिंग हिम अप। तो 14 ऑनवर्ड्स, 14 के हिसाब से आगे चलता है। तो राइट। पृथ्वीराज 15-16 के आसपास आ गए थे, सो दैट वाज गुड। उनके भाई भी 14 पहुंच गए थे, सो टाइमिंग वाइज दैट वाज प्रीटी लकी। राइट। दूसरी बात, जब राज्य लिया उन्होंने, उस समय उनकी माता कर्पूरी देवी और उनके जो प्रधानमंत्री थे कदम्बवास, हम्म। ये दोनों बेसिकली एक सुपरवाइजिंग रोल में थे। तो आप कह राइट। सकते हैं कम से कम 2-3 साल इनका काफी इंटरवेंशन था और हम्म। सुपरविजन था बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग में। वाओ। और इसी समय जब आपने ध्यान दिया हो तो जो पृथ्वीराज विजय का प्रसंग आता है हम्म। कि गौरी का एक संदेशवाहक संदेश लेके आता राइट। है, और फिर उसके बाद नडोल का जो दुर्ग था जहाँ पे गौरी की सेना विध्वंस करती है, तो उस समय भी ये होता है कि पृथ्वीराज चौहान, ही इज बेसिकली ईगर टू फाइट, ही स्टैंड्स अप एंड हम्म। सेज ठीक है, इट इज टाइम टू फाइट, इन इनफ ऑफ दिस। राइट। पर फिर उनके जो एल्डर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और बाकी लोग हैं, दे बेसिकली परsuade हिम कि नहीं आप रुक जाइए, हम्म। लेट देम फाइट इट ऑफ, बोथ आर एनिमीज, लेट देम फाइट इट ऑफ, वी डोंट नीड टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन दिस। करेक्ट। तो इस तरह के टसल्स थे, ही बेसिकली हैड टू मनूवर थ्रू दीज इन्फ्लुएंसेस कि आपको, क्योंकि बिकॉज ही हैड अ माइंड ऑफ हिज ओन, वो किसी हम्म। विषय में कुछ करना चाहते थे कि एक विदेशी आक्रांता आया है, उसने हमला किया है और हमें बचाना है, हमें लड़ने राइट। जाना है, दिस इज बेसिकली अ हिट ऑन अस ओनली, हम्म। इवन दो इट्स आउटसाइड द किंगडम। तो उनके ऊपर जो सुपरविजन जो है, वो इन्फ्लुएंस, वो एक पॉलिटिकली उस मोड में आके उनको कहा जाता है कि नहीं, लेट इट सॉर्ट आउट ऑन इट्स ओन। तो राइट। इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ रही, और ओके। इन्हीं प्रॉब्लम्स को यू कैन ड्रॉ पैरेलल विद अकबर, जो बैरम खान वाला हम्म। जो इंसिडेंट था कि बैरम खान राइट। का बहुत इन्फ्लुएंस था। इवेंचुअली अकबर रिगल्ड आउट ऑफ इट in a way which was हम्म। not very smooth, but he did. पृथ्वीराज चौहान ने जब इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहा, तो फिर आपको ग्रंथों में कदम्बवास के मर्डर की कहानी दिखाई दे जाती है। अब ये काम ओके। पृथ्वीराज ने किया या उनके, क्योंकि एक जगह एक दूसरे मंत्री से कदम्बवास का डिफरेंसेस थे, काफी झगड़ा हम्म। था, तो किसी और ने करवाया, रिगार्डलेस, आपको एक फ्रिक्शन दिखता है नैरेटिव में राइट। कि पृथ्वीराज पहले तो इन्फ्लुएंस में है, सुपरविजन में है, एंड ही इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। तो उनकी पॉलिसी भी इसी तरह की थी। अब देखिए, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान उस सुपरविजन से बाहर आ जाते हैं, हम्म। चालुक्यों के साथ उनकी ट्रीटी हो जाती है, करेक्ट। तोमर्स के साथ में उनके रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं। सो देर इज अ डिफरेंस, जब तक वो सुपरविजन में थे, चौहान स्टेट की पहले से जो पॉलिसी चली आ रही थी वो थी, the moment he comes out of that supervision, he makes his own हम्म। changes. Yeah. So it was वाह। not pretty smooth, but he did eventually come out of those shadows. करेक्ट। Yeah. करेक्ट। तो पृथ्वीराज चौहान के बैटल्स पे हम बात करेंगे, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है उनके लाइफ का। एंड बैटल्स आर समथिंग विच इज पृथ्वीराज चौहान नोन फॉर, कि जिस तरह से वो लड़ाई लड़ते थे, बहुत एक लॉजिकल वे, बहुत एक ब्रूटल वे में वो तैयार करते थे सब कुछ। बट बिफोर वी कम टू दैट पॉइंट, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही अभी कि मेडिवल टाइम्स में when a person gets to the age of 14-15, एक तरह से माना जाता है कि नाउ वो अडल्ट हो चुके हैं, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो ये सिर्फ चौहान्स में था या दिस वाज लाइक द नॉर्म, मतलब बहुत नॉर्मल चीज थी ये उस टाइम के लोगों It, के लिए? yeah, it was the norm. It was the norm everywhere. तो ओके। टीनेज में आके आपको, प्रोवाइडेड यू आर ट्रेन्ड, ऑफ कोर्स, इफ यू आर ट्रेन्ड, तो फिर आप, या योर बैटल वर्दी, राइट। डेफिनेटली। राइट। राइट। एंड आपने बुक में एक और चीज मेंशन की है कि इन अ वे दिस इज द फर्स्ट टाइम पृथ्वीराज चौहान हैज गॉन हिमसेल्फ टू अ बैटल इन कंप्लीट रेज, क्योंकि उनके एक फोर्ट पे शायद उनके
एनिमी सीज कर लेते हैं एंड देन ही इज सो एंग्री कि वो अकेले ही निकल जाते हैं उनसे लड़ने के लिए एंड ही ब्रिंग्स बैक अ गार्लैंड ऑफ द एनिमीज हेड, जो कि बहुत एक ग्राफिक इंफॉर्मेशन है. सो लाइक कैन यू टेल द ऑडियंस कि वो किस तरह का वो फर्स्ट बैटल था, क्या हुआ था उसमें एंड क्यों हुआ था वो. देखिए, आप अपने आप को किसी राज्य का राजा बना लीजिए और द हेड ऑफ अ कंट्री. The first and foremost priority would be the moment you take charge, you have to ensure that quickly and smoothly power transition हो जाए और कोई law and order situation ना create हो. यानी कि आपकी रिट को, आपका जो स्टेट अपैरेटस है उसकी रिट को चैलेंज ना किया जाए, कोई रिवोल्ट ना हो, विद्रोह ना हो, राइट. अराजकता की स्थिति ना हो. सो देयर शुड नॉट बी अ चैलेंज टू योर पोजीशन और योर स्टेट. करेक्ट. तो पहले क्या होता था, आप किसी और को, जो आप बता रहे हैं वो गुड़पुर दुर्ग का विषय है, तो गुड़पुर के दुर्ग पर अपार गंगे का जो छोटा भाई था, नागार्जुन नाम था, एक दो जगह दिवाकर भी नाम है शायद, ये विग्रह राज चौहान के जो दो बेटे थे उनमें से छोटे वाले थे. तो इन्होंने ये काम किया था एंड ही बेसिकली केम विद द हेल्प ऑफ तोमर, जो कि इनका ननिहाल था. तो वो अपने Right. ननिहाल अपने मामा वगैरह से हेल्प लेके गुड़पुर पे उन्होंने अटैक किया था. उस समय पृथ्वीराज बस कुछ महीनों पहले ही सिंहासन पर आए थे. सो दैट वाज सीन एज अ डायरेक्ट एन एक्सप्लिसिट थ्रेट टू और चैलेंज कि भाई तुम राजा नहीं बनोगे इस राज्य को, मैं राजा बनूंगा Right. यहाँ पर. सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ चैलेंज. तो अब एक राजा के लिए फिर महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं इस प्रॉब्लम से बिल्कुल sternly I have to deal with it and thoroughly to ensure कि this becomes an example for everybody कि आप स्टेट को और हमारे रिट को चैलेंज ना करें, do not create revolts or problems of law and order. So Wow. for that purpose, to set a proper example, he had to deal with the matter in such a way कि थोड़ा sternly उन्होंने ये सब किया. और ये केवल पृथ्वीराज ने नहीं किया, जो सोलंकी राजा थे उनके यहाँ भी एक दो बार ऐसे केसेस आते हैं जब किसी जो उनके अधीन कोई राजा था उसने विद्रोह कर दिया हो, तो उसका भी सर काटा गया था. तो बल्लाल नाम था उनका, ऐसा राजा था. तो there are reasons why it was done according to the kind of situations that prevailed then. तो Right. ये एक कारण से होता था. Right. या अब अगर आप आज के पर्सपेक्टिव से उसे देखेंगे तो इट वुड लुक अ बिट हार्श, पर Yeah. उस समय ये करना जरूरी था. करेक्ट करेक्ट. हाँ, मतलब सेट ऑफ रूल्स अलग थे उस टाइम के लिए एंड आज के लिए. एंड ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला है कि किसी हिंदू रूलर ने इतना ब्रूटली एक तरह से एग्जाम्पल दिया है कि डू नॉट चैलेंज मी, बिकॉज ऑल द अदर मेजरली नोन हिंदू रूलर्स, उनके मतलब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस तरह का जो एग्जाम्पल सेट किया गया ये नहीं देखने मिलता. एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि there was this one king in Indian history, his name was Sohaildev. Amish Tripathi ने उनके ऊपर बुक भी लिखी है and he was the first ruler जिसने मुस्लिम इन्वेडर्स, इस्लामिक इन्वेडर्स को एक तरह से मारा नहीं था. he actually mortified them कि अगर तुम आओगे तो हम तुम्हें जिंदा जलाएंगे. and in Islam consider being burnt is considered to be a sin. तो वो इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने फिर वापस से अटैक करने का सोचा भी नहीं. सो पृथ्वीराज चौहान was one of that kind of ruler. बट देन फिर इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है कि बहुत सारे, मैं जैसे इस एपिसोड के लिए रिसर्च कर रहा था तो आई वाज लुकिंग एट यूट्यूब वीडियोस एंड ब्लॉग्स वगैरह पढ़ रहा था. अ लॉट ऑफ पीपल हैव रेज्ड दिस वन क्वेश्चन कि मोहम्मद घोरी को इतने बार छोड़ा क्यों. दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि लाइक अगर आप 17-18 बार लड़ रहे हो एंड लास्ट में आपकी डिफीट हो रही है तो पहले आपने उसको छोड़ा क्यों. सो हाउ ट्रू इज दिस कि अच्छा, we can maybe talk about this later, but before that there's this one very interesting incident which happens with Prithviraj Chauhan, that is his love life. जो आज आप किसी भी टीनेजर के पास जाओ and you ask him or her कि like what are your thoughts on love and all, तो वो आपको एग्जांपल देंगे पृथ्वीराज चौहान ने भगाया था तो why cannot I do that. इस इंसिडेंट में क्या हुआ था एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज बहुत एक वियर्ड सा इंसिडेंट है क्योंकि हिस्ट्री में व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक हैं ये भी होता है. सो एंड स्पेशली इन द राजपूत हिस्ट्री. सो कैन यू टॉक अबाउट दैट? Sure.
मैंने अपना जो अप्रोच है, आई हम्म केप्ट इट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन टेक्निकल रिसर्च एंड ऑल। तो uh, मुझे पृथ्वीराज का ये जो संयोगिता वाला प्रसंग है, हम्म इसमें इतने फैक्ट्स नहीं मिले कि आई कुड बी डेड श्योर और बी एबल टू कंक्लूड विद कॉन्फिडेंस कि हम्म ये हुआ था, और टू से कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। कारण राइट मैं बताता हूँ। देखिए, संयोगिता का जो पूरा प्रसंग है, ये पृथ्वीराज रासो के अलावा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। और पृथ्वीराज रासो का ऐसा है कि इसका जो अराइवल है मेन स्ट्रीम में, that हम्म happens in the 16th century AD, and the events राइट that we are talking about belong to the 12th century AD। तो कोई चीज जिस समय हुई है उसके 400 साल बाद में ग्रंथ आकर उस पर कुछ कहता है, वेरी बेसिक ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इज यू कांट रिलाई या ऑन दैट। या तो एक उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी बात, लाइक आई सेड, किसी और ग्रंथ में ऐसा मेंशन मिलता नहीं है। ओह ओके तो आई कुड हैव डायरेक्टली रिजेक्टेड दिस थिंग, बट कंफ्यूजन आ जाता है। कंफ्यूजन कहाँ आता है? पृथ्वीराज चौहान के समय में एक हम्म ग्रंथ लिखा गया था, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, राइट कंटेम्प्रेरी सोर्स। यू गॉट टू गिव गुड क्रेडेंस कि इसमें जो बात लिखी गई है, अनलेस ऑब्वियसली यू नो कि ये तो बिल्कुल गलत है या झूठ है, बाय एंड लार्ज it should tally, and it does tally with other sources of history, inscriptions and all. It does tally. So pretty much every historian agrees that पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम जो है, हम्म ये पृथ्वीराज चौहान के काल का सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है। राइट तो उस ग्रंथ में क्या होता है, जब अंतिम अध्याय है कि बिकॉज द टेक्स्ट दैट वी हैव, द एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट, द ओनली वन, इज इनकम्प्लीट एंड इट इज ब्रूटली, आई मीन उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि जो है उसमें भी कई जगह पढ़ने में नहीं आता। तो राइट जितना मिला है उसका जो लास्ट पार्ट है, वहां पर एक इंसिडेंट है कि पृथ्वीराज चौहान को जो चित्रशाला है, गैलरी ऑफ पिक्चर्स बेसिकली, वहां पर एक अप्सरा है, उसकी एक फोटो है, पिक्चर। उसको देख के पृथ्वीराज को बहुत अट्रैक्शन लगता है कि हु इज शी, और ये कौन है, क्या है। तो जो पोएट है वो फिर एक्सप्लेन करता है कि दिस पर्सन और दिस हेवनली nymph, ये हम्म अप्सरा, ये आपसे मिलने के लिए गंगा नदी के किनारे पर किसी नगर में अवतार ले चुकी है। हम्म तो दैट्स फ्रॉम वेयर सम हिस्टोरियंस हैव कनेक्टेड कि ये जरूर वाओ अपनी काशी की संयोगिता होगी। उसी नगरी में संयोगिता राजकुमारी थी, काशी नरेश की बेटी हम्म थी। तो दे आर टॉकिंग अबाउट संयोगिता। तो ये वाओ एक वीक लिंक है जिसको लेकर के ये कनेक्शन बनाया जाता है। द प्रॉब्लम इज, जिस समय ये सब बात की जा रही है पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में, इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये जो प्रसंग आता है 1178-79 एडी के आसपास आता है। करेक्ट पृथ्वीराज रासो, जो कि संयोगिता का नाम लेकर के पूरा डिटेल में आपको बताता है सब कुछ, या वो इस इंसिडेंट को तराइन की जो लड़ाइयाँ हुई है, जब पृथ्वीराज ने पहले तो हरा दिया फिर उसके बाद में हम्म हार गए, उसके हाँ बीच में रखा है, मीनिंग 1190s एडी। अब मुझे बताइए, इफ यू आर actually attracted toward a person and her identity is revealed to you in 1178 AD, how is it that you are abducting or having your love affair with her in 1190s, 12-13 years later? वाओ So the story doesn't connect. या मतलब तो यहाँ देखिए, मैं ये नहीं चाहता था, आई डेंट वांट टू स्टफ माय हाफ बेक्ड कंक्लूजंस ऑन द हम्म रीडर्स। जहाँ मैं नहीं कंक्लूड कर सका, आई हैव लेफ्ट इट देयर एज इट इज। राइट दीज आर द फैक्ट्स, फॉर अगेंस्ट आई एम अनेबल टू कंक्लूड, सो यू कैन फॉर्म योर ओन ओपिनियन। तो हम्म मैंने संयोगिता का विषय वहां ला करके छोड़ दिया है। करेक्ट टू मी इट डजंट सीम इनफ टू कंक्लूड कि दिस इज एक्चुअली हैपेंड, हिस्ट्री, राइट इट इज फैक्चुअल। उतना कंक्लूड करने जितना मुझे नहीं मिलता है। करेक्ट So करेक्ट that's what it is. राइट But बिकॉज yeah, मैं जब इस चीज पर रिसर्च कर रहा था ऑन दिस होल इंसिडेंट, तो फर्स्टली जयचंद की बात होती है। जयचंद को आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट उन्हें भी कहा जाता है कि ही वाज गद्दार, कि वो मोहम्मद घोरी के साथ मिल जाते हैं। एंड सो एक तरह से पहली चीज तो उनकी एनिमिटी है पृथ्वीराज चौहान के साथ। सेकेंड थिंग, जो ब्लॉग्स एंड हर जगह बार बार रिपीट होती है ये चीज, कि
पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता को स्वयंवर से लेके भागते हैं एंड जयचंद ऑल्सो रियलाइजेस दिस कि सहयोगिता वांट्स टू गो विथ हिम, तो वो अपने सैनिकों को रोक देता है उनके पीछे जाने से। एंड व्हाट यू आर स्टेटिंग इज वेरी ट्रू कि मतलब अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है तो हाउ डू यू हाउ डू यू कम टू दिस कंक्लूजन कि ऐसा ही हुआ रहेगा? लाइक दैट्स अ वेरी क्लासिक एग्जांपल जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है, बहुत सारे रूलर्स के साथ हुआ है। सो आई डोंट नो हाउ टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट एग्जैक्टली। No, I'll just start with the same line which we went through initially. कि लोग what finds currency in people is what they are able to relate to easily. Whether or not it is factual is a different thing. या या दूसरी बात, I would surely weigh in on the point of जयचंद, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी हैं एज इंडियन, माइट साउंड अ बिट हार्श बट आई बिलीव इट्स ट्रू। हम दुनिया के वो लोग हैं पहले जो अपनी ही हिस्ट्री पर एक सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग जो होता है कि अपनी ही हिस्ट्री को खुद खत्म करने वाले और खुद उसे डिस्टॉर्ट करने वाले लोग हैं। अब व्हाई आप डू यू से देखिए, दिस? आई से दिस बिकॉज जिस आदमी ने विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष किया, जिसने त्रेता के ठाकुर का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया, विच वॉज बाय द वे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन कि जो राम जन्मभूमि का अयोध्या का जो डिसीजन है कोर्ट से वो हिंदूज के फेवर में आया। सो दैट एविडेंस ऑफ हिम एस्टैब्लिशिंग दी त्रेता का ठाकुर जो मंदिर है उसमें जयचंद का शिलालेख मिलता है, दैट वाज द की एविडेंस इन दैट केस। ऐसे आदमी को गद्दार कह देना बिना किसी एविडेंस के, दैट्स अ ट्रेवेस्टी ऑफ ओन काइंड। और कोई और कहे तो समझ में आता है, हम ही लोग कह देते हैं, विच इज प्रॉब्लम। मतलब मुझे ये लगता है कि देखिए, इतिहास की हम बात करते हैं सारा दिन सोशल मीडिया पे और अदरवाइज इन द पब्लिक नैरेटिव, बात हम लोग बहुत करते हैं, सारा दिन करते हैं, पढ़ते बहुत कम है। सिर्फ राइट। कम पढ़ाई करके और फिर जब आप बातें हाफ बेक्ड करेंगे तो हिस्ट्री। फिर गलत बातें, एग्जैक्टली गलत बातें निकलेंगी। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक पॉइंट्स, जयचंद ने गौरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध बुलाया भारत में, इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। जहां तक पृथ्वीराज रासो का प्रश्न है, कुछ लोगों को लगता है रासो में ऐसा लिखा है, रासो में ऐसा नहीं लिखा। इंक्लूडिंग द Western scholars whom we often tend to receive as कि वेस्टर्न स्कॉलर ने लिखा है, ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड का ये प्रोफेसर है वो है। इफ यू गो थ्रू सिंथिया टैलबर्ट्स बुक ऑन या पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने एक जगह लिखा है कि अकॉर्डिंग टू रासो जयचंद ने गौरी को बुलाया पृथ्वीराज के अगेंस्ट, एंड इट कम्स एट सच एंड सच स्टेज इन द नैरेटिव एंड ऑल। करेक्ट। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो मैं द रीजन आई मेंशनिंग इज, जैसे ही कोई एक बहुत अच्छी आईवी लीग यूनिवर्सिटी का कोई स्कॉलर, वेस्टर्न प्रोफेसर एंड ऑल कुछ लिख देता है, व्हाट वी टेंड टू डू इज, अच्छा ये लिखा है, यू टेक इट एट फेस वैल्यू, व्हिच यू शुड नॉट। तो जैसा मैंने एग्जांपल से बताया, शी हैज क्लेम्ड इन हर बुक कि रासो में ऐसा लिखा है, रासो में ऐसा नहीं लिखा। एवरीबडी इज फ्री टू गो एंड चेक इन रासो, कहीं पर भी ऐसा लिखा हो कि जयचंद ने पृथ्वीराज के अगेंस्ट गौरी को बुलाया हो, लेट मी नो, देयर इज नो सच मेंशन। ऑपोजिट टू द कॉन्ट्ररी, पृथ्वीराज रासो में जयचंद की प्रशंसा की गई है कि आपने तो गौरी को भयभीत कर रखा है, यू हैव एक्चुअली काउंटर्ड एंड केप्ट हिम अफ्रेड ऑफ यू। और ये नैरेटिव है रासो का, वो कहता है कि जयचंद ने इतना अच्छा काम किया है कि गौरी भी डर के चुपचाप बैठ गया है। करेक्ट। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ था हमारे अबू फजल साहब 16वीं सदी के अंत में, जब ये आईने अकबरी लिख रहे थे। तो उस समय तक क्या हुआ था कि दिल्ली जो था वो भारत की, या कम से कम उत्तर का कह सकते हैं, उत्तर भारत की राजधानी बन गई थी। तो दिल्ली had a lot of importance। अब अबू फजल जब दिल्ली का इतिहास लिखने बैठे थे, तो उस समय जो बार्डिक नैरेटिव या जो फोल्कलोर या स्टोरीज चलती थी, उसमें दिल्ली की इम्पोर्टेंस थी काफी, और पृथ्वीराज को दिल्ली से जोड़ करके देखा जाता था। द रीजन वाज इंडिया हैड बीन
अंडर टर्किश ऑक्यूपेशन फॉर 2 or 3 centuries बैक देन, और राइट, राइट। उस समय भी दिल्ली एक तरह की राजधानी होता था। तो काउंटर नैरेटिव ये था कि पृथ्वीराज को रासो जैसे टेक्स्ट के थ्रू दिल्ली से जोड़ा गया, कि एक हिंदू शासक था जो दिल्ली का शासक था इन तुर्कों के और मुस्लिम शासकों के आने से पहले। हम्म। तो सिंथेसाइज विद दैट नैरेटिव एंड टू डिफेंड अ मुस्लिम रूलर, अबू फजल ने ये मिथ इन्वेंट किया। ओ वाह। बिकॉज अब उसको डिफेंड क्यों करना था? फर्स्टली, जैसे हमारे राजाओं के बार्ड्स होते थे, अबू फजल जी जो थे वो मुगल्स के बार्ड थे। तो अब दिल्ली में जो सबसे पहला मुस्लिम शासक आया, हम्म। ही वॉज नॉट अ फोर्सफुल एंट्री, इट वॉज अ स्मूथ ट्रांजिशन। ये पोर्ट्रे करना अबू फजल के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था। तो राइट। पोर्ट्रे दैट ही हैड टू फाइंड एन एनिमी विद इन, तो से कि नहीं, हम जबरदस्ती नहीं घुसे थे, आप ही के लोगों ने हमें यहाँ बुलाया था और उनके इनविटेशन पे हम आए थे और हमने आके यहाँ पे वाह। पावर ली। टू से दैट अबुल फजल again 400 years after the event, आफ्टर। he was the first person who said this, कि ये ऐसा ऐसा हुआ, and obviously as you can expect he has not named his source. अब मुझे बताइए, कोई घटना हुई है उसके 400 साल बाद में, अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आप कहते हैं कि सर उस समय ऐसा हुआ था 400 साल पहले, एंड यू डोंट साइट योर सोर्स, हम्म। शुड आई बिलीव इट? नो, You're not an नेवर, नेवर। eyewitness, you're not a contemporary, you're not even a near contemporary source. तो हम्म। आपके पास ये जानकारी कहाँ से आई? अबू एग्जैक्टली, यस। फजल ने कुछ भी नहीं लिखा उस बारे में, ये सिंपली रिटन इट कि ऐसा ऐसा हुआ था। हम्म। तो ये समस्या। अच्छा, दूसरी बात, जो पब्लिक मेमोरी होती है ना, कलेक्टिव मेमोरी ऑफ अ सोसाइटी, राइट। वो इट हैज इट्स ओन पोटेंसी। आप अगर जयचंद नाम देखेंगे, इस नाम, अगर जयचंद ने सच में गद्दारी की होती, इस नाम के साथ एक नेगेटिविटी एसोसिएट हो जाती। हम्म। हम्म। अंटिल वेरी रिसेंटली वो नेगेटिविटी एसोसिएटेड नहीं थी। आप ओके। ब्रिटिश गजेटियर्स उठा करके देख लीजिए, आप राजस्थान का जो राठौड़ वंश है उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी जयचंद को विलिफाई नहीं किया गया है। ऑल द प्लेसेस वेयर ही हैज बीन मेंशन्ड और जयचंद नेम हैज कम, देयर इज नो नेगेटिव कॉनोटेशन एट ऑल। हम्म। सो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इस तरह का एक लैंडमार्क इवेंट पब्लिक मेमोरी को बीट करके आगे निकल जाए। इट हैज टू राइट, रिफ्लेक्ट इन द मेमोरी, राइट? राइट। तो ये सब चीजें हैं। दैट्स व्हाई वाह। आई इट ऑफन बिकम्स बिट फ्रस्ट्रेटिंग जब लोग इस तरह की चीजें करते हैं कि किसी को गद्दार कहना है तो जयचंद कह दिए, तुम जयचंद कह राइट। दिए। एग्जैक्टली, एंड यस। नॉट जस्ट नॉर्मल, आई मीन कॉमन पीपल, even so called scholars हम्म। would do it, which makes it even more painful. So राइट, yeah. राइट। सो हाँ, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि शायद एक तरह से कलेक्टिव एक वो नेल्सन मंडेला इफेक्ट जो होता है वो हो गया है सबको, कि जो चीज हुई नहीं है उसे हम बिलीव कर रहे हैं एंड वी हैव एक्सेप्टेड कि यही ट्रुथ होगा। एंड एग्जैक्टली एज यू सेड कि आज हमें किसी को गद्दार कहना होता है तो हम गद्दार नहीं, हम जयचंद कहते हैं, विच इज बिजार। मतलब अगर इस तरह से उसके पीछे इसलिए जो इतने सारे मैंने ब्लॉग्स पढ़े इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, स्टिल कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, ये मुझे अब पता चल रहा है। सो आई कैन इमेजिन कि वो कितना डीपली एनग्रेव्ड है सब में। पृथ्वीराज चौहान भारत के एक बहुत ही महान राजा थे। आज हम इन्हें याद तो करते हैं, पर शायद हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं करप्ट हो चुकी है। आज हम अपने ही राजाओं को गलत नज़र से देखते हैं, अपने हीरोज़ को गलत नज़र से देखते हैं। और द आवारा मुसाफिर शो पे हमारा पूरा फोकस इसी चीज़ पे है कि हम भारतीय इतिहास को, भारतीय कल्चर को सामने लेके आए, आपको हमारे रियल हीरोज से मिलाए। ये पार्ट 1 था इस एपिसोड का। पार्ट 2 में फिर आइएगा, फिर हमें इसी तरह से सपोर्ट करिएगा। आई होप सो यू लाइक दिस एपिसोड। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये लोग जिस समय ग्रो कर रहे थे उस समय महमूद गजनी का जो वंश था, गजनवी वंश, दे वर ऑन देयर डिक्लाइन। तो इनको एक तरह से थोड़ा बहुत वैक्यूम, थोड़ा बहुत ही कहूँगा, ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज उधर क्या होता था, वन टर्किश ट्राइब वुड बी कटिंग द अदर टर्किश ट्राइब इन फ्री टाइम। उन लोगों का पास टाइम ये होता था कि हमें लड़ना है। अगर वो इंडिया में या ऐसी किसी और जगह में नहीं लड़ रहे होते हैं तो वो आपस में लड़ते रहते हैं। So they are always busy that way. They're राइट, basically war and plunder based economies.